Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमें पढ़ना है रिलेशन क्या होता है। कहाँ पे रिलेशंस पढ़ने हमें सेट पे, है ना। कहाँ पे रिलेशन ऑन ऑन ए सेट पढ़ना है। नहीं तो रिलेशन का मतलब आजकल तो एक ही समझ में आता है, तुरंत के तुरंत, है ना। बोलते से ही जो रिलेशन समझ में आता है वो कुछ अलग ही रहता है। तो ये पढ़ने के लिए कि रिलेशन किसी सेट पे होता क्या है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम ये समझ लें सेट क्या होता है ना। सेट यानी कि समुच्चय। तो सेट होता क्या है, तो सेट की डेफिनेशन दी गई है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। एकदम एक छोटी सी लाइन में, मतलब एक लाइन भी फुल कंप्लीट नहीं होगी, इतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है वेल डिफाइंड, यही सारी वैल्यू को कंटेन करते हुए चलता है। जहाँ पर बोलेंगे वेयर वेल डिफाइंड मीन्स, वेयर वेल डिफाइंड means that there is no confusion which object is belong to or collection and which not। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट जो है क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। जहां पर वेल डिफाइंड का मीनिंग ये होता है कि हमारे कलेक्शन में कौन सी चीजें बिलोंग कर रही हैं, कौन सी चीजें बिलोंग नहीं कर रही हैं, इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने मान लो यूं बोला कि ये मान लो कोई सा रूम है और इस रूम के अंदर केवल केवल और केवल पीसीएम वाले स्टूडेंट आएंगे, तो ये इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। किसी के पास अगर दूसरा सब्जेक्ट है वो उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता है, केवल पीसीएम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट ही इंटर करेंगे, तभी ये सेट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी के पास दूसरा दूसरा सब्जेक्ट है तो वो इस कलेक्शन के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। सेम ऐसे ही मान लो अगर आपसे ऐसा बोल देता है, कहता है द कलेक्शन ऑफ मान लो बोल देता है ब्यूटीफुल गर्ल्स। ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो क्या ये एक सेट होगा? कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या ये एक सेट होगा? बोलिए। तो कहेंगे कि ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन एक सेट नहीं है, क्योंकि आप बात करेंगे इंडिया में तो ब्यूटीफुल गर्ल्स की डेफिनेशन कुछ अलग है। आप बात करेंगे अमेरिका में तो ब्यूटीफुल गर्ल्स की डेफिनेशन कुछ अलग है। अगर आप बात करेंगे कहाँ की जाके, आप मान लो बात करते हैं केनिया की, तो केनिया में सारे लोग डार्क होते हैं, तो वहाँ पे भी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उसको इंडिया में ब्यूटीफुल बोलेंगे ही नहीं। तो क्या हो गई, ब्यूटीफुल होने की डेफिनेशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई, है ना। भारत में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, अमेरिका में अलग है, और वेस्ट इंडीज में चले जाओ, केनिया में चले जाओ, साउथ अफ्रीका में चले जाओ, या साउथ अमेरिका में चले जाओ, है ना, जहाँ पे निग्रो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इन सब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जहाँ पे डार्क लोग रहते हैं वहाँ पे भी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं, जहाँ पे फेयर लोग रहते हैं वहाँ पे भी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं। तो हर जगह इनकी डेफिनेशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई, इसलिए ये एक सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही कंफ्यूजन आएगा वो सेट नहीं होगा, और जब तक कंफ्यूजन नहीं है जब तक वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो कलेक्शन नाम की चीज है, ये जो कलेक्शन नाम की चीज है, ये जो है कलेक्शन करना
सारे लोग एक ही तरीके से सीखते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं वो दो तरीके से सीखते हैं। एक तो नॉर्मल जो करेक्शन होता है वो वाला करेक्शन, और दूसरा करेक्शन ये होता है जिसमें उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है ना। तो जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं वो दो तरह से करेक्शन पढ़ते हैं, एक सेट पढ़ते हैं और जो करेक्शन होता है वो करेक्शन भी पढ़ते हैं। तो ये हो गई सेट की डेफिनेशन। अब आगे और चलते हैं, तो अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें सेट हो, है ना। जैसे मान लो एक ही एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दो चीजों को। तो जैसे मान लो द करेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ इंदौर सिटी, इंदौर शहर के अमीर व्यक्तियों का कलेक्शन। अगर ऐसी बात करते हैं तो ये भी एक सेट नहीं होगा, क्योंकि अमीर होने की लिमिट क्या है वो हमें नहीं पता है ना। रिच पर्सन कब बनेंगे, कब रिच हो जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तब जाके उसको 100 रुपये मिलते हैं और वो आराम से घर पे सबके साथ बैठ के खाना खाता है, और उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती, बोलता है सबसे अमीर मैं हूँ। और कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उसने बैंक से 20 लाख रुपए लोन लेकर रखा है ना। तो अमीर है कि गरीब है ये हमें नहीं पता है, डिफाइन नहीं कर सकते कि अमीर कब होगा गरीब कब होगा, है ना। तो ये वाला सेट भी क्या होगा, ये वाला करेक्शन भी सेट नहीं होगा। और अगर इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, इसको यूं रब कर दूं और ये रिच वाली डेफिनेशन को हटा करके यहाँ पे मैं कर दूं पर्सन्स करेक्शन ऑफ पर्सन्स हु हैव एट लीस्ट 50K रुपी, है ना, जिसके पास 50,000 रुपए हैं, ऐसे व्यक्तियों का कलेक्शन। तो हमारे पास एक फिक्स्ड डेफिनेशन मिल गई कि कम से कम 50,000 होना चाहिए। 50,000 से अगर कम है तो हमारे कलेक्शन में नहीं बिलोंग करेगा। कम से कम 50,000 है या उससे ज़्यादा है तो वो हमारे कलेक्शन में बिलोंग करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये एक सेट बन जाएगा। लेकिन अगर बोलता है अमीर गरीब तो वो सेट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर कहीं पे सेट पूछ रहा हो और वहां पे बात करें हमारे इमोशंस की, तो इमोशंस सबके लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दैट्स वाई ये सेट नहीं हो सकता, है ना। अमीर की बात करिए, गरीब की बात करिए, फ्लावर ब्यूटीफुल की बात करिए, ऑनेस्ट की बात करिए, तो ये सबकी डेफिनेशन क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ये कभी भी सेट नहीं बनाएगा। अब बात करें टाइप्स ऑफ सेट्स की, क्योंकि इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। तो टाइप्स ऑफ सेट जो होते हैं, सबसे पहला होता है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, क्या एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट ऐसा होता है जिसमें हमारे कलेक्शन में एक भी एलिमेंट ना आए, है ना। ऐसा सेट जिसमें हमारे कलेक्शन में एक भी एलिमेंट ना आए। जैसे बात कर लिया जाए कि सेट जो है बोल दिया जाए नंबर्स राइज, या थोड़ा सा इस डेफिनेशन को चेंज कर रहा हूं मैं। मान लो ऐसा बोल दे नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर राइज बिटवीन 1 और 2, एक और दो के बीच में आने वाली नेचुरल नंबर। तो एक और दो के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको सेट के रिप्रेजेंटेशन को नहीं बताया था, ये भी समझ लेते हैं। देखो, सेट को जनरली कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और हर एक एलिमेंट को लिखने के बाद क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, ये इसको रिप्रेजेंट करने के कई दो तरीके होते हैं। एक तो ये सारे एलिमेंट को लिख दो, दूसरा तरीका ये होता है इसको ऐसे करके लिख दें, एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर दिया, एक्स की हेल्प से सारे ए टू जेड एलिमेंट्स को अपन ने लिख दिया। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है क्या, इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे बोला जाता है टेबुलेटेड फॉर्म, है ना, या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो हमें पढ़ना है उसमें ये हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं।
तो ये सेट का पहला टाइप हो गया एम्प्टी सेट, और दूसरा केवल हमें पढ़ना नॉन एम्प्टी सेट जो हमारे काम आने वाला है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो हो गई वो क्या हो गई, नॉन एम्प्टी सेट। क्या हो गई, नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो। ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट बिलोंग करता हो तो उसे क्या कहा जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट। जैसे मान लो हमने ऐसा ले लिया, इसमें 1 लिख दिया, ये हो गया नॉन एम्प्टी सेट, है ना। अपन ने लिख दिया ABC, ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, जो एम्प्टी सेट होता है उसको जनरली 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके आगे पीछे ऐसा वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, केवल ओनली 5 लिखेंगे बस, ये नॉन, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लो इसी 5 को अगर अपन ऐसा कर देते हैं तो ये नॉन एम्प्टी सेट हो जाता है, और ऐसे सेट को जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, सिंगलटन, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सिंगलटन सेट की डेफिनेशन। इसके और आगे चलते हैं तो हमारे काम की जो चीज है वो है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है सेट का। ठीक है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट बोले या इसको अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो यार थोड़ी सी चीजें आपको और नहीं बताई है, सबसेट क्या होता है, क्योंकि सबसेट का काम लगेगा। वैसे आप लोगों को पता होंगी सबसेट क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, मान लो हमारे पास कोई सेट है, इसके पास एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 3 तक ही नहीं आगे कर दो, 4 है, 5 है, ऐसा है। कोई दूसरा सेट हमारे पास बी है, बी के पास जो एलिमेंट है वो 1 है, 3 है और 5 है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, बी जो है ए का सेट है अगर बी का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग कर जाए और ए के पास कम से कम इतने एलिमेंट तो रहे और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, तब हम बोलते हैं बी जो है क्या है, सब सेट है किसका, ए का। ठीक है, कब बोलते हैं, अगर बी का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग कर जाए, ए के पास थोड़े ज्यादा एलिमेंट भी रहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतने एलिमेंट तो होने ही चाहिए, है ना। जैसे 1 इसमें बिलोंग करता है, 3 इसमें बिलोंग करता है, 5 भी इसमें बिलोंग करता है, तो ए बी के सारे एलिमेंट ए में आ गए, तो हम क्या बोलेंगे कि बी ए का सबसेट है। और सबसेट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, या फिर सबसेट के लिए ये सिंबल भी ऐड करते हैं। जब स्ट्रिक्टली जैसे यहाँ पे ए के पास इससे ज्यादा एलिमेंट है बी से, है ना, और बी के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तब सबसेट के लिए ये फॉर्म यूज करेंगे। और जिसमें ऐसा रहता है कि बराबर भी हो सकते हैं तो उसमें ये इक्वल टू वाली कंडीशन भी ऐड रहती है। तो ये हो गई सबसेट के बाद। अब सबसेट ये आपको पता होगा, किसी सेट के पास मान लो सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने 11 12 में पढ़ा होगा, है ना। जैसे मान लो एक एलिमेंट है तो इसका एक सबसेट तो 5 रहेगा, दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दो एलिमेंट है 1 और 2 है साथ में, तो एक सबसेट इसका 5 हो जाएगा, एक सबसेट 1 हो जाएगा, एक सबसेट 2 हो जाएगा, और एक सबसेट कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो दो एलिमेंट है 4 सबसेट, यानी कि 2 की पावर 2 बन गया। और अगर आप 3 एलिमेंट लेके चलते हैं 1 2 और 3, तो इससे अगर आप सबसेट बनाते हैं, सबसे पहला सबसेट बन जाएगा 5, दूसरा बन जाएगा 1, तीसरा बन जाएगा 2, है ना, चौथा बन जाएगा 3, पांचवा बन जाएगा 1 और 2, छठा बन जाएगा 2 और 3, सातवां बन जाएगा कितना, 1 और 3, और आठवां बन जाएगा 1 2 और 3। तो इस तरीके से जितने एलिमेंट रहते हैं 2 की पावर उतने सबसेट हम बना सकते हैं। ठीक है, और फिर ये बात हो गई सबसेट की। मान लो ऐसा ही लिखा हुआ है ना, ए के पास बी से ज्यादा एलिमेंट है, तो ए को अपन क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। ए को क्या बोलेंगे, बी का सुपर सेट है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और उससे एक्स्ट्रा भी कुछ एलिमेंट्स इसके पास हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन, सबसेट वाली बात पढ़ गई, तब आ जाते हैं अपन पढ़ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो मान लो हमारे पास एक सेट ए है
और एक सेट बी है। ये दोनों सेट कैसे हैं? नॉन एम्प्टी हैं। ये दोनों सेट कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और देन इसके आगे चलते हैं तो इनकी डेफिनेशन दी जाती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहते हैं, जहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है और जो सेकेंड एलिमेंट रहता है वो बिलोंग करता है सेकेंड सेट में। तो ये डेफिनेशन हो जाती कार्टेशियन प्रोडक्ट की। पहला एलिमेंट पहले सेट में होगा और दूसरा एलिमेंट कहाँ होगा? दूसरे सेट में होगा और ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में चलेंगे, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जैसे मान लो आपके पास एक सेट है ए, इसके पास जो एलिमेंट है मान लो है 1 और 2, और दूसरा सेट है आपके पास बी, इसके पास एलिमेंट है ए और बी। तो इनका जब प्रोडक्ट अपन करने जाएंगे तो ए क्रॉस बी जो बनेगा, एक एलिमेंट को पहले लिखना यानी 1 लिखेंगे, 1 के साथ में क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे 1 के साथ बी में, यानी कि यहाँ का एक एलिमेंट ले लेंगे और नंबरिंग करते हुए, है ना, नंबर वाइज एक एक एलिमेंट को 1 के साथ रखते चले जाएंगे। जब इसके सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा एलिमेंट ले लेंगे और उसके साथ यहाँ का पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के साथ में यहाँ का दूसरा एलिमेंट। ये इतने जो है इसके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। अब मैं भी आपको ऐसा भी बता दिया जाए कि मान लो हमारे पास एक ही सेट है, इसका खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट पता करना है, तो क्या करेंगे? सेम डिफाइन वैसा ही रहेगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में रहेंगे, जहां पे पहला एलिमेंट पहले वाले ए में बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो रहेगा ये भी क्या करेगा? ए में ही बिलोंग करेगा। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब मान लो आपसे बोल दिया जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करना है 3 सेट का। वैसे इसका काम अभी आपको लगेगा नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर अगर आपसे पूछता है कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट्स का, तो ये क्या होगा? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के फॉर्म में चलेगा, जहाँ पे पहला एलिमेंट पहले सेट में बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करेगा और तीसरा एलिमेंट जो रहेगा वो तीसरे सेट में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है तीन तीन सेट का भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेन हमारा जो वर्क रहेगा, काम रहेगा, वो रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का, क्योंकि इसी पे बेस्ड रहेगा हमारा जो रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन जो होगा किस पे डिफाइन रहेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पे डिफाइन रहेगा। ठीक है, और रिलेशन में ही हमें कई सारे रिलेशन के टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट।